वेलकम बैक टू एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के सुल्तान के बारे में। ये चैप्टर 3 है हमारा क्लास 7 का। चैप्टर 2 तक कंप्लीट किया था हमने, फिर थोड़ा सा टाइम लग गया। अब आपको कंटिन्यूअस ये सारे वीडियो मिलते रहेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। In chapter 2, we saw that the regions like the Kaveri Delta became the center of the large kingdom. आपने लेसन 2 तक में अभी देखा है कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े क्षेत्र जो मतलब कि बड़े नदी के किनारे वाले क्षेत्र हैं वो बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। जैसे कि आपके रिवर वाले जो एरिया हैं वो मतलब कि बड़े बड़े जो राज्य थे उसको अपना सेंटर बना लिया था उन्होंने। फिर उसके बाद देखते हैं, डिड यू नोटिस दैट देयर वॉज नो मेंशन ऑफ द किंगडम विद द दिल्ली एज इट्स कैपिटल। क्या आपने ये नोटिस किया, क्या गौर किया आपने कभी कि चैप्टर 2 तक में अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें कहीं भी दिल्ली राजधानी के रूप में कहीं जिक्र नहीं हुआ है। सो that was because the Delhi became an important city only in the 12th century। ये कारण है कि जो दिल्ली है वो मतलब कि एक महत्वपूर्ण शहर जो है वो कब बना है, 12वीं शताब्दी में बना है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि दिल्ली जो है वो 12th सेंचुरी में बना है। आपका क्या बना है, इम्पॉर्टेंट सिटी। सो ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, इसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगी। टेक अ लुक एट द टेबल 1। टेबल 1 में आपको देखना है, ये आपके नेक्स्ट पेज नंबर 31 में है टेबल 1, जिसमें राजपूतों का वंश, तोमर वंश, जिसमें अंगपाल जिन्होंने शासन किया है 1130 से 1145 तक, उनको आपको देखना है। फिर उसके बाद चौहान है आपका, जिनको आप चौहान कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान जी बहुत बड़े शासक रहे हैं। इनके बारे में बहुत प्रसिद्धि है, उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे, यहाँ पे पढ़ते हैं, पहले इनका कुछ इम्पोर्टेंस जानते हैं। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ द किंगडम अंडर द तोमर्स राजपूत। देखिए जो दिल्ली है, पहले सबसे तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किसी साम्राज्य की राजधानी बनी थी, मतलब कि किसी अच्छे साम्राज्य की राजधानी बनी थी। उसमें लाइट में आई थी, हाईलाइटेड हुई थी दिल्ली। कब? तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली साम्राज्य के रूप में, मतलब कि बड़े उसमें काल के रूप में सामने आई थी। फिर देखते हैं इसके बाद, हु वॉज डिफीटेड इन द मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स ऑफ अजमेर। देखिए क्या हुआ कि 12वीं सदी के मध्य में, मतलब कि यहाँ 12th सेंचुरी की बात चल रही है, 12th सेंचुरी के मिडिल में, मतलब कि आपका 1250 ऐसा मान सकते हैं आप, 1150 आप मान सकते हैं। तो इसके मिडिल में क्या हुआ था कि जो आपके मध्य के तोमर जो हैं वो अजमेर के चौहानों के द्वारा परास्त कर दिए गए थे। मतलब कि 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया था, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, इसके आगे की कहानी है। इट वॉज अंडर द तोमर्स एंड द चौहान्स दैट द दिल्ली बिकम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। और ये सिर्फ किसके काल में हो पाया था, तोमर और चौहान के काल में ही हो पाया था कि जो दिल्ली है एक वाणिज्य की एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, एक बहुत बड़ा शहर का केंद्र बना हुआ था वाणिज्य के रूप में। इन्हीं के राज में, किसके राज में, जो तोमर और चौहान थे, इन्होंने इनको इतना डेवलप किया कि वो एक सेंटर बन गया था, सारे वाणिज्य के रूप में, आपके कॉमर्शियल सेंटर के रूप में वो दिखाई देता था। मेनी रिच जैन्स मर्चेंट लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। और बहुत सारे जैन समृद्धशाली जो लोग, व्यापारी थे, वो यहाँ पे आके रहते थे और बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया करते थे। Coins minted here called the Delhi wall had a wide circulation। देखिए यहाँ पे एक वाइन बनता था, एक प्रचलित सिक्का बनाया जाता था, ढाला जाता था, जिसका काफ़ी प्रचलन है। उसको हम क्या कहते थे, दहली वाल कहते थे, दहली वाल, ठीक है ना, दिल्ली के नाम से ही इसका दहली वाल नाम पड़ा था। उसके आगे देखते हैं, इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हम थोड़ा सा आपको मैप भी बाद में समझा देंगे कि मैप क्या कहना चाहता है।
The transformation of the Delhi into a capital that controlled vast area of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. देखिए 13th century से स्टार्ट करते हैं हम 13th century की स्टार्टिंग में। आपका अभी 12th century ख़त्म हुआ है, 13th century की स्टार्टिंग में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। ठीक है, अभी दिल्ली को एक उसके रूप में कमर्शियल सेंटर के रूप में ये सब कुछ देखा जा रहा था, इसका बहुत इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था। अब दिल्ली सल्तनत के रूप में इसका 13वीं शताब्दी के आरंभ में ही स्थापना हो गई। इसके साथ ही क्या हुआ था कि दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई थी जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र में फैल गया था। मतलब कि यहाँ पे जहाँ पे दिल्ली है ना, यहाँ पे इसका बहुत बड़े क्षेत्र में इसका प्रभाव हो गया था, ये नियंत्रण इसने जमा लिया था अपना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखना है टेबल 1 अगेन एंड आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टीज दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत। ऐसे 5 आपको डायनेस्टी बताने हैं जिन्होंने एक साथ मिलकर और फिर दिल्ली सल्तनत बनाया है। तो आप बता सकते हैं किससे, 12th सेंचुरी से 13th सेंचुरी की स्टार्टिंग तक जितने भी हैं आपके, वो आप कंप्लीटली बता दीजिए। ओके, टेबल में देखिए, टेबल में आपको डेट वाइज दिया हुआ है। ठीक है, द दिल्ली सल्तनत बिल्ट मेनी सिटीज़ इन द एरिया दैट वी नो नाउ एज दिल्ली। दिल्ली सल्तनत जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, ठीक है, जहाँ न्यू हम दिल्ली कहते हैं जैसे, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए थे, बहुत सारे। लुक एट द मैप 1, मैप 1 में देखिए, यहाँ पे आपको मैप 1 में देखना है। यहाँ जैसे कि आप यहाँ पे ओल्ड कोर्स ऑफ रिवर यमुना दिख रही है आपको, और दिल्ली, बहुत सारे नाम दिख रहे हैं। तो देखना क्या है आपको इसमें, मैप 1 में देखिए, एंड लोकेट द दिल्ली ए कुहना। कुहना को दिल्ली एक कोहना कहाँ पे है, सीरी कहाँ पे है, जहाँ पना, इन सबको पहचानना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे है सब कुछ। दिल्ली एक, ये जहाँ पना है, दिल्ली एक कोना है, और ये सीरी है आपका, छोटे से आपके मछली वाले आकार में इस तरह से ये सीरी है। ठीक है, तो आप इन सबको पहचान सकते हैं। फिर से हम इसको एक बार इरेज करके फिर बता रहे हैं। सबसे पहले क्या है आपका, दिल्ली एक कोना है, फिर उसके बाद आपका जहाँ पना है ये मैप में, और फिर इसके बाद सीरी है। ये तीनों आपके उनके बसाए गए शहर ही हैं। ठीक है ना, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे देखिए, ये टेबल है, वही टेबल कम्प्लीटली ये लर्न करने के लिए काफ़ी अच्छा है। एक पेज में सारा आपको समरी टाइप से दे दिया गया है। फिर उसके बाद हम आते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम कुछ जानते हैं, कुछ फाइंड करते हैं। दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली के सुल्तानों के बारे में कुछ जानकारी, कैसे क्या हुआ था, कि कैसे दिल्ली के सल्तनत तैयार हुआ ये। Although the inscriptions, coins and the architecture provide a lot of information, हालांकि हमें पता है कि जो अभिलेख हैं, सिक्के हैं, आपके स्थापत्य हैं, भवन निर्माण का कला जो है, आर्किटेक्चर, ये सब कुछ हमें बहुत सारी सूचनाएं देता है कि दिल्ली के सुल्तान कैसे थे, उन लोग मतलब कि कैसी चीज़ें पसंद करते थे, उनके समय में कैसे सिक्कों का निर्माण होता था, क्या चीज़ें स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, ये सारी चीज़ें हमें बहुत सारी देखने को मिल जाती हैं। स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज़, हमें मतलब कि जो महत्वपूर्ण है, जो हम जिसकी वैल्यू करते हैं, वो हिस्ट्री है। जैसे कि क्या क्या है, तारीख सिंगुलर में, और त्वारीख हम प्लूरल में कहते हैं इसे, है। ठीक है ना, और इसके आगे क्या है आपके, रिटन इन द पर्सियन दैट द लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। जो सुल्तानों के शासन काल में जो भाषा थी वो फारसी थी, उसी में सारी चीज़ें लिखी गई थी वहाँ पे। द ऑथर ऑफ द त्वारीख वर लर्न मैन। आपके जो त्वारीख के लेखक थे वो सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। ठीक है,
उसके बाद ये इवेंट एडवाइज़र रूलर ऑन द गवर्नमेंट इन्हेंस द जस्ट रूल, ये क्या करते थे कि जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों के प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। मतलब जो शासक थे उनको ये हेल्प भी करते थे, सलाह भी देते थे और वहाँ पे घटनाओं का वर्णन भी किया करते थे। ठीक है, ये न्याय संगत शासन को महत्व देते थे, उसी में बल देते थे, उसी को इम्पोर्टेंस देते थे। ठीक है ना। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड, आपको कुछ बातें ये हमेशा के लिए ध्यान में रखनी है। 1 2 3 आपको यहाँ पे पॉइंट्स हैं, उनको हमेशा ध्यान में रखना है। द ऑथर ऑफ त्वारीख लिव्ड इन सिटी, त्वारीख के जो लेखक थे, त्वारीख के जो लेखक थे वो विशेषकर नगरों में रहते थे। ठीक है, इन सिटी एंड हार्डली एवर इन विलेज, और कभी शायद विलेज में रहे हों, मतलब कि हार्डली वो कभी विलेज में रहे हों। ये एक पॉइंट हो गया। मतलब कि जो त्वारीख के लेखक थे वो हमेशा कहाँ रहते थे? शहरों में रहते थे, मतलब सिटी, दिल्ली में रहते थे। ओके, सेकेंड नंबर, they often wrote their histories for sultans in hope of rich rewards, और उन्होंने जो ये इतिहास लिखा है सुल्तानों के लिए, ये भारी भरकम इनाम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये मतलब कि ये लिखते क्यों थे? क्योंकि उन्हें इनाम मिले, अच्छा अच्छा इनाम मिले। ये काम क्या क्या करते थे? आपको ध्यान होना चाहिए। ये काम करते थे उनको सलाह देने के लिए, राजाओं को सलाह देते थे, जो शासनकाल सुल्तान जो थे उनको सलाह देते थे। और क्या करते थे? ये लेखन का काम करते थे, मतलब कि जो हिस्ट्री है उसको लिखा करते थे। और लिखते क्यों थे? क्योंकि ये बहुत भारी इनाम चाहते थे, इसलिए लिखते थे। रहते कहाँ थे ये त्वारीख के जो लेखक है वो हमेशा सिटी में ही रहते थे, हार्डली कभी गाँव में रहे हों शायद, है ना। अगर रहे होते तो यहाँ पे मेंशन किया जाता। These authors advised ruler on the need to preserve an idea social order on the birthright and the gender restrictions। क्या होता था कि ये लेखक क्या करते थे? ये जो लेखक है त्वारीख के, ये अक्सर शासकों को जन्मदिन अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। कि मतलब कि जैसे जो जन्मसिद्ध जो अधिकार होते हैं जो मिलते हैं लोगों को, लिंग भेद पर आदर्श, मतलब कि कुछ अच्छी बातें, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपने जो इन्वायरमेंट है वहाँ की जो व्यवस्था थी वहाँ पे बनाए रखने की ये सब सलाह दिया करते थे। एंड देयर आइडिया वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीवन, उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। ठीक है, मतलब कि कोई मान जाता था, कोई नहीं मानता था उनके विचारों को। इन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर, मतलब कि इल्तुतमिश जी की जो बच्ची थी, बेटी थी, रजिया सुल्तान बिकेम अ सुल्तान, रजिया जो है वो सुल्तान, मतलब कि सिंहासन में बैठी। द काउंसिलर्स ऑफ द एज मिनाज सिराज recognized that the she was more able and qualified than all her brothers। क्या हुआ कि जो उस टाइम के इतिहासकार थे, कौन थे इतिहासकार? मिनाज सिराज जो थे, उन्होंने ये स्वीकार किया है कि जो रजिया हैं वो अपने सभी भाइयों से ज़्यादा सक्षम और ज़्यादा योग्य थीं। बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर, लेकिन वो एक मतलब कि लेडीज़ को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। कि मतलब कि ये लेडीज एक अच्छी शासक हो सकती है, इसको मान्य नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, नॉर वर द नोवेल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली, और लेकिन वो जो आपके दरबारी जन भी थे उनके स्वतंत्र रूप के शासक से कोई मतलब कि प्रसन्न नहीं था, उनकी कोशिशों से वो लोग खुश नहीं थे। सी वर रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240, तो 1240 में फिर उनको थ्रोन से हटा दिया, मतलब सिंहासन से हटा दिया गया रजिया सुल्तान जी को। 1236 में आई, 1240 में उनको हटा दिया गया, मतलब 4 साल उन्होंने वहाँ पे शासन किया। देन आते हैं हम फ्रॉम आपका नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे गैरिसन्स टाउन ऑफ एम्पायर।
द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, गैरिसन शहर के साम्राज्य तक आपका जो दिल्ली शहर का विस्तार है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए आपको कुछ चीज़ें हम बता देते हैं। आपका ये मैप है, यहाँ दिख रहा है आपको ये नदियाँ ये दिख रही हैं, रावी हो गई, सतलज हो गई, चेनाब हो गई, ये नंदना, झेलम है, ये सारी नदियां हैं। ये इंदस रिवर है, ये इंदस रिवर देखिए, ये इंदस रिवर, ओके। ये यमुना है, ये गंगा है, ठीक है, मतलब कि गंगा नदी है, उत्तर प्रदेश है, यहीं पे बनारस, ओके। ये काशी, अजमेर, ये है अजमेर की बात कर रहे थे हम, और ये चंबल नदी है, ठीक है। ये हमारा ग्वालियर है, ग्वालियर है मतलब ये मध्य प्रदेश की बात हो रही, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ऐसा मैप मध्य प्रदेश का आप बना सकते हैं। ये दिल्ली है, ठीक है, और इधर आपका यूपी है, यहाँ पे यूपी है, ठीक है, और ये ऐसा चाइना। तो इस तरह से अब इस मैप में हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का मतलब इस एरिया का कैसे विस्तार होता है, ठीक है, और विस्तार गैरिसन शहर तक होता है। तो ये विस्तार कितना होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, in the early of the 13th century, the control of the Delhi Sultanate rarely went beyond heavily fortified towns occupied by the garrisons। क्या होता था? 13वीं शताब्दी के आरंभ वर्षों में दिल्ली सुल्तान का शासन जो है गैरिसन्स मतलब रक्षक सैनिक की टुकड़ियाँ के निवास के लिए बने मौजूद किलेबंद शहरों में शायद ही कभी फैला हो। देखिए, समझिए ध्यान से, मतलब कि 13वीं शताब्दी का जैसे ही स्टार्टिंग होता है तो आरंभिक वर्षों में जो दिल्ली के सुल्तान का शासक गैरिसन्स के निवास के लिए बने मौजूद जो किलाबंद शहर से परे शायद ही कभी फैला हो। मतलब कि इसका फैलाव कहाँ तक हुआ है? गैरिसन शहर, जिसका मतलब होता है गैरिसन्स फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद द सोल्जर्स, मतलब कि किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं। गैरिसन शहर किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं, ठीक है। तो इससे आगे शायद ही कहीं फैला हो, मतलब कि इतना ही है। द सुल्तान सेल्डम controlled the hinterland of the cities and were therefore depend upon trade, tribute और plunder for supplies। और जो इनके हिंटरलैंड मतलब कि क्या होता है, इनका भीतरी प्रदेश, ठीक है, शहरों से संबंध, लेकिन उनसे दूर जो भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था। मतलब कि देखिए, जहाँ पे आपके मान लीजिए यहाँ सैनिक रहते हैं, ये शहर किलेबंद शहर हैं जहाँ पे सैनिक रह रहे हैं, ठीक है। तो जो ये आपका दिल्ली है, दिल्ली से इन शहरों तक तो इनका वो पहुँच जाता था, मतलब कि ये शहर में थोड़ा सा वो कर लेते थे कि ये शहर हमारे कब्जे में है, पर शहर के अंदर इन सब मतलब कि सैनिकों पर उनका कब्जा जो है वो बहुत ही ना के बराबर था, बहुत कम था। इसमें बहुत ये मतलब कि इतना इनका इम्पैक्ट नहीं था वहाँ पे, ना के बराबर था नियंत्रण। इसीलिए उन्हें मतलब कि आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। इसीलिए दिल्ली के मतलब कि जो आपके शहर हैं, दिल्ली से बाहर जो शहर हैं, वहाँ पे उनको अच्छे से पकड़ नहीं मिल रही थी दिल्ली के सुल्तानों को, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन in the distant Bengal and the Sindh from the Delhi was extremely difficult। देखिए, अब आपके मतलब गैरिसन दिल्ली से आपको गैरिसन और बंगाल तक, सुदूर बंगाल, ठीक है। तो गैरिसन देखिए, ये आपकी दिल्ली है, ठीक है ना, ये दिल्ली है, यहाँ से बंगाल इधर साइड, ठीक है ना, और सिंध, आपका सिंध, अभी आपको सिंध के गैरिसन शहर, मतलब कि सिंध जो आपकी नदी है इधर साइड आ जाइए, तो इसके गैरिसन शहर तक
मतलब कि यहाँ पे इधर साइड आप ये सिंध वाला जो रिवर है यहाँ पे, और ये दिल्ली से इधर इतना मतलब कि इनको कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, काफ़ी कठिन पड़ रहा था इन्हें कंट्रोल कर लेना। ठीक है, दूर पड़ता था, यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि उससे वो इंटरेक्ट कर पाएँ आपस में। सो यहाँ तक अब क्या होता था इसके बाद देखते हैं। द rebellions war, even bad weather cloud snaps and the fragile कम्युनिकेशन रूट आपका जो है यहाँ पे सभी ख़राब है। क्या ख़राब है? मौसम ख़राब है, संपर्क ख़राब है, बगावत और युद्ध, यहाँ तक कि ख़राब मौसम से भी उनके संपर्क में नाजुक छूट छिन्न भिन्न हो जाते थे। मतलब कि जो आपके सूत्र हैं वो नहीं मिल पाते थे अच्छे से और इधर उधर हो जाते थे। क्या है, ध्यान से देखिए इसको आप। बगावत जब होती थी या फिर युद्ध होते थे, ठीक है ना, यहाँ तक कि खराब मौसम में भी उनके संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। ठीक है, तो मतलब कि अच्छे से कांटेक्ट नहीं था उनसे, जो अदर्स गैरिसन शहरों से इनका संपर्क अच्छे से नहीं था। ठीक है, अब क्या है, दिल्लीज अथॉरिटी वाज also challenged by the Mongols' invasions from the Afghanistan and by the governors who rebelled at the signs of the Sultan's weakness। क्या होता था कि जो शासन को अफ़गानिस्तान से आने वाले हमलेवार या फिर उन सूबेदारों के बारे में जब चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, जो जरा सी भी कमज़ोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। तो क्या होता था कि जब हमारे कांटेक्ट ही नहीं है ये गैरिसन शहर से, तो यहाँ पे अच्छे से सैनिकों को बुला पाना, वहाँ से फिर हमलेवारों के लिए तैयार करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। ठीक है, द सल्तनत बैडली सर्वाइव्ड दी चैलेंजेस, और सल्तनत को इन विद्रोहों के लिए बहुत ही मतलब कि मुश्किल से इसको अपने आप को बचाए हुए थी, इनके मुश्किल से बहुत सामना कर रही थी। इट्स कंसोलिडेटेड ऑकर्ड ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ द गयासुद्दीन बलबन एंड द फर्दर एक्सपेंशन अंडर द अलाउद्दीन खिलजी एंड द मोहम्मद तुगलक। क्या हुआ था, इसके चलते बहुत मुश्किल से दिल्ली सल्तनत अपने आप को बचाए हुए थे कि जब उनको सैनिकों की ज़रूरत पड़ती थी तो ख़राब मौसम के कारण उनका संपर्क नहीं हो पाता था और वो ऐसे ही रह जाते थे। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में हुआ था। तो इस तरह से आपके इतने टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट आपका ये टॉपिक पेज नंबर 34 का हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।